मैंडिबुलर रिकंस्ट्रक्शन, मार्जिनल मैंडिबल एंड इन्वेजन का ये मैकेनिज्म। ठीक है, तो हर कोई 2-2 मार्क का आएगा, तो दो पेज लिखते हैं। धो दिए ना सब। क्लासिफिकेशन ये एक शायद मेरे सीनियर ने एक नोट भेजा था हेड एंड नेक का, और दूसरा तो आज धो के जाइएगा, सूखल है भरल है, उसमें से दोनों में से देख के ये अजीब नाटक। और थोड़ा एक मैंने अपना पीपीटी बनाया था उसमें से देख के। तो classification of mandibular resection, there are 3 main classifications. One was Boyd's, the other is Laney, and the third is Urken. ठीक है, ये 3 लिख देना नाम। बॉयड में क्या था, जूड एंड बॉयड ने पहले दिया था अपना क्लासिफिकेशन, उसको बाद में बॉयड ने थोड़ा मॉडिफाई किया। ठीक है, तो व्हाट वी नॉर्मली रीड इज बॉयड्स क्लासिफिकेशन। आता है अपने को, जस्ट अ क्विक, वी हैवंट रियली सीन इट दिस वे, दैट्स ऑल, बाकी अपने को आता है। ठीक है, ये कॉन्डाइल है, ये रैमस है, ये बॉडी है। तो बॉयड ने क्या बोला कि उसने 2 तरह के लेटर्स यूज करे, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स और बड़े लेटर्स। तो अपर केस लेटर्स में देयर वर 3, HCL। H मतलब हाई, हाई मतलब लैटरल डिफेक्ट ऑफ एनी लेंथ, लैटरल मतलब मिड लाइन को छोड़ के, ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग मिड लाइन इंक्लूडिंग द कॉन्डाइल। C मतलब सेंट्रल सेगमेंट, सेंट्रल सेगमेंट में क्या क्या आता है, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, तो 4 इंसाइजर्स आते हैं प्लस कैनाइन। ठीक है, दैट इज सेंट्रल सेगमेंट। L इज लैटरल डिफेक्ट, दैट इज लोअर, लोअर मतलब कॉन्डाइल को इंक्लूड नहीं किया। सो कॉन्डाइल को इंक्लूड किया तो H है, फिर वो नीचे कहीं तक भी हो, कॉन्डाइल को इंक्लूड नहीं किया तो वो L है, एंड सेंट्रल ये है। तो बेसिकली द एंटायर मैंडिबल कैन बी कवर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लेटर्स। H इज हेमी ना, हेमी। हाँ, H हेमी है, पर मैंने ऐसे हाई लो याद करा है क्योंकि H में कॉन्डाइल इंक्लूड होता है, L में कॉन्डाइल इंक्लूड नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे याद किया था। ओके, हेमी में वी रिमूव ना, जस्ट वी कैन रिमूव, रिमेंबर लाइक हाफ वी रिमूव, हाफ वी रिमूव। ओह यस, ठीक है। और साथ में है लोअर केस लेटर्स, ये बाद में बॉयड ने मॉडिफाई करके डाला। इसमें O मतलब 0, नो स्किन और म्यूकोजा इन्वॉल्व, S मतलब स्किन इन्वॉल्वमेंट, N मतलब म्यूकोजा का इन्वॉल्वमेंट, SM मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आपको लिखना यही है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया मैंने कि यू सी हाउ मेनी टाइप्स वी कैन इंक्लूड द एंटायर वे ऑफ मैंडिबल एक्सटेंशन इन दीज लेटर्स। तो देख, ये मैं कह रहा था राकेश, H हाफ रहता है, बट एनीथिंग दैट कैन इंक्लूड द कॉन्डाइल इज कॉल्ड H। तो देख, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। टेक्निकली दे आर लाइक फर्स्ट वन इज HCl, देन HC, ऐसा वो भी अलग है। ओके, अच्छा, ये ब्लैक वाला रिमूव किया है क्या? हाँ, ब्लैक वाला रिमूव है। ओके, H is ये anything that you are going up to hemi including the condyle is H, क्योंकि condyle include हो रहा है। जैसे ही condyle include नहीं होता, आपने L कर दिया उसको। ओनली condyle is also H, ऐसा? हाँ, ओके, upper condyle is also H। ये गूगल का डायग्राम है, मेरे को भी समझ में नहीं आया था, इसलिए गूगल का हेल्प लिया था मैंने। ये है सेंट्रल, ये देखो HC हो गया, मतलब हेमी प्लस सेंट्रल। सेंट्रल में क्या था, ये 2 कैनाइन, उसके बीच में 2 लैटरल और एक ये कैनाइन, लैटरल इंसाइजर, मिडिल इंसाइजर, मिडिल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कैनाइन। तो दिस वाज ऑल सेंट्रल। तो ये H और C हो गया, ये कॉन्डाइल को छोड़ के LC हो गया, ये LCL हो गया, मतलब सेंट्रल के थोड़ा सा एडिशनल भी चले गए हम लोग, तो दैट इज LCL। HCL मतलब सेंट्रल भी है, इधर का H भी है और इधर का L है, तो यू हैव HCL, and then you have HCH, which is anti-gum deformity. The entire mandible is removed. ठीक है, so this is just for understanding, पर लिखना ये है। Then the second classification is, ये मैंने बीच बीच में ना फिगर्स घुसा दिए हैं just to ऐसे read। Second is Erkin classification, ये CRPS, इसमें सारे मैंडिबल के पार्ट्स को वो लोग ने लेबल किया है। कॉन्डाइल, रैमस, बॉडी, ये है तुम्हारा सबमेंटम, हेमीसिम्पाइसिस एंड हिम्पाइसिस, symphysis। ठीक है, so only condyle is removed, condyle and ramus are removed, condyle, ramus and body, condyle, ramus and semi hemisymphysis, मतलब तुम्हारा टोटल टेक्निकली हेमी हो गया। तो मतलब बेसिकली इसके अंदर भी, बिकॉज यू आर लेबलिंग ईच पार्ट, सेंट्रल आर्ट्स
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप H और C और S के साथ ये कोरिलेट कर सकते हो बेसिकली। तो ऑर्गन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल कंसिडरेशन कॉज्ड बाय डिटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मसल ग्रुप्स। ठीक है, कॉन्डाइल पे अलग मसल्स होते हैं, रैमस पे अलग होते हैं, रैमस में से तुम्हारा टेरिगोइड होता है, मसेटर होता है, बॉडी पे अलग होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे ये टंग के फ्लोर ऑफ माउथ के मसल्स इन्वॉल्व होंगे। तो बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मसल ग्रुप्स। थर्ड है लेनी। लेनी ने क्लासिफाई किया इटियोलॉजी पे और अमाउंट ऑफ रिसेक्शन पे। इटियोलॉजी में उसने एक्वायर्ड, कंजेनिटल, डेवलपमेंटल, उसमें अपने को मेन खाली एक्वायर्ड ही है, बिकॉज एक्वायर्ड में वी हैव मार्जिनल, सेगमेंटल, सब टोटल एंड टोटल। सेगमेंटल कैन ऑब्वियसली बी लाइक यू रिमेम्बर द ये अपना लेनी अपना बॉयड क्लासिफिकेशन। Segmental can be lateral to midline, body only, ramus with body and disarticulation, and anterior body only. So all this we know, you just have to write it. And based on the amount of resection, ये etiology पे था, ठीक है। ये है तुम्हारा based on the amount of resection also by Laney, it is a continuity defect or discontinuity defect. Continuity मतलब marginal resection, discontinuity मतलब segmental resection. So कंटिन्यूटी में क्या आएगा, मार्जिनल रिसेक्शन का बेसिकली पूरा डिस्क्रिप्शन। इफ आई डोंट नो व्हाट मार्जिनल रिसेक्शन इज, देन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू मी व्हाट अ मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी इज, देन यू विल ऑब्वियसली राइट ऑल दीस थिंग्स बिकॉज़ यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू मी। सो inferior border and continuity is preserved, therefore there is no deviation, therefore there is less facial disfigurement, occlusion is also not really not changed, not damaged, because continuity mandible का preserved है, and the marginal defect can be anterior or posterior. डिसकंटिन्यू मतलब सेगमेंटल, तो उसको कैसे अपने एक्सप्लेन करते हैं, इट्स अ कंप्लीट सेगमेंट फ्रॉम एल्वियोलर म्यूकोसा टू द इंफीरियर बॉर्डर, मतलब पूरा मैंडिबल का थिकनेस आपने निकाला है फॉर वेरिड लेंथ। सो मैंडिबल डेविएट्स टू द रिसेक्टेड साइड, दिस वी हैव ऑल सीन इन द ओपीडीज। पेशेंट का डेविएशन होता है टुवर्ड्स द रिसेक्टेड साइड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ टेरिगॉइड्स। Therefore there is facial disfigurement also because तुम्हारा बोन का हार्डनेस निकल जाता है। Therefore because of facial disfigurement and deviation there is occlusion which is altered, and this defect can be lateral discontinuity or midline discontinuity. तो basically आपने जो Boyd में लिखा वही है। तो if you remember Boyd के बाद ही everything else can be related to Boyd, ठीक है। तो ये आपके हो गए 3 classifications of mandibular defect। दूसरा है उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मैंडिबल इन्वेजन इन ओरल कैंसर। ये हैंडराइटिंग हमारी गायत्री मैडम की है। तो मैंडिबल इन्वेजन इन ओरल कैंसर, इसका ना यहाँ पे डायग्राम दिया है जतिन शाह में अच्छा सा, जिसका डेंटेट मैंडिबल होता है। उसमें आप देखेंगे ट्यूमर इन्वेजन ऑफ डेंटेट मैंडिबल अकर्स थ्रू द डेंटल सॉकेट। देखो ये ट्यूमर है, यहाँ पे डेंटल सॉकेट में जाएगा और बाद में कैंसरस बोन को इन्वॉल्व करेगा और धीरे धीरे एल्वियोलर कैनाल को इन्वॉल्व करेगा। जो इडेंटुलस मैंडिबल है जिसमें दांत नहीं है, उसमें यहाँ पे टूथ तो है नहीं, तो टूथ का सॉकेट तो आता नहीं है, तो क्या आता है, पोर्स आते हैं। तो दिस इन्वेड्स द इडेंटुलस मैंडिबल थ्रू द डेंटल पोर्स, एंड बिकॉज इन ओल्ड एज व्हेन द मैंडिबल बिकम्स इडेंटुलस, व्हाट हैपेंस इज you can see the inferior alveolar canal keeps on migrating upwards. Migrating नहीं मतलब वो ऊपर से बोन का resorption होता है tooth socket वाली area से, so the alveolar canal basically comes to lie closer to the occlusal surface. So with increasing age, pipe stem edentulous mandible, pipe stem मतलब you can see here, I don't know visible है कि नहीं, ये तुम्हारा alveolar canal है, देखो यहाँ पे depth में है, यहाँ पे पास में है, यहाँ पे और भी पास में। So invasion of the alveolar canal becomes much more easy for the tumor, ठीक है। So tumor invasion edentulous mandible में कैसे होता है, through the dental pores on the alveolar process to the cancellous bone and then to the alveolar canal। ये तुम्हारा मैकेनिज्म था। तो मैकेनिज्म ऑफ मैंडिबल इन्वेजन ओरल कैंसर में you have to write 3 things. 1, mandible invasion causes a poor prognostic factor, we know that, belongs to T4A stage. Invasion of mandible can be by invasive manner or erosive tumors. Invasive tumors जो अपन ने अभी example अपन ने जो method पढ़ा वो cause tumor advancing deeply into the bone, there is no obvious osteoclastic activity. Erosive, like the name suggests, it's erosive, so osteoclastic activity is present,
the advancing front is broad. Invasion में advancing front is like a finger or island of tumor, जैसे यहाँ पे था, ठीक है. Invasive tumors are more aggressive because they can invade into the alveolar canal. Erosion में क्या होगा, उसको बोन को इरोड करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, उसके बाद ही वो alveolar canal तक पहुंच पाएगा. So it takes a little more time. So invasive tumor. दूसरा है, मतलब this is on the type of tumor. Then a pattern of spread. It can spread through the occlusal root, which is the most common. It can spread through the foramens and therefore involve the nerve. It can spread through the periodontal membrane. It can spread through the cortical defect in an edentulous ridge. It can be a secondary tumor in neck through, ये मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या है, but ये समझ में आ रहा है. And ये जो मैंने आपको अभी ये थर्ड है, this is ये जो है उसी का explanation है basically. ये lower border secondary tumor in neck through lower border. मुझे neck का ट्यूमर ऊपर आ रहा है, ऐसा कह रहा है क्यों? हाँ, नोड वगैरह. अच्छा, ओ ठीक. कभी क्या होता है लेवल 1A जो होता है ना वो मैंडिबल में अटैच हो जाता है, तो आपको पर ये तो सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मार्जिनल मैंडिबुलेक्टमी का कॉन्सेप्ट है ना. हाँ, पर इसमें इन्वेजन तो हो ही रहा है ना मैंडिबल का. मार्जिनल का भी पेरिओस्टल इन्वेजन तो होता ही है ना. कॉर्टिकल बोन का इन्वेजन है तो मार्जिनल कर सकते हैं ना, ऐसा है कॉन्सेप्ट. आउटर कॉर्टेक्स का है तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है मैंडिबल के इन्वेजन का. तो वन इज आपका ट्यूमर का एडवांसिंग एज कैसा है, इन्वेसिव है या इरोसिव है. दूसरा है पैटर्न ऑफ स्प्रेड कैसा है, कहाँ से वो घुस सकता है, इंट्राओरल या जैसे अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा नेक के वहां से. और तीसरा है मैकेनिज्म क्या है. तो मैकेनिज्म अपना ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज ये उसने लिखी है जतिन शाह ने. तो ये जतिन शाह का मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वही चीज लिखी है, ठीक है. उसके बाद है मैंडिबल इन्वेड हो गया, तो आपने पहले मैंडिबल रिसेक्शन के 3 क्लासिफिकेशन लिख दिए. उसमें आपने मार्जिनल का भी आया था, लेनीज ने बोला था मार्जिनल भी करते हैं, और मतलब लेनीज ने इंट्रोड्यूस किया था मार्जिनल भी. उसके पहले आप देखोगे तो वो बॉयड और जो दूसरा था ऑर्कन, वो पूरा सेगमेंटल ही था टेक्निकली, सेगमेंटल या हेमी मैंडिबल व्हाटएवर. लेनीज ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि मार्जिनल का भी कॉन्सेप्ट होता है. उसके बाद आगे अपना मैकेनिज्म क्या है मैंडिबल के इन्वेजन का, उसमें अपन ने 3 पॉइंट लिख दिए. उसके बाद आ गया मैंडिबल इन्वेड है, आपको दिख रहा है या मालूम है या नहीं मालूम है, आपको डाउट है, आपको असेसमेंट करना है. तो असेसमेंट के लिए भी 3 पॉइंट आते हैं. पहला है सिंपल, आपके पास पेरिफेरी में ना सीटी स्कैन है ना कुछ है, सिर्फ एक्सरे अवेलेबल है. तो अगर ओपीजी अवेलेबल है तो ओपीजी कर सकते हो आप. ओपीजी इज जस्ट अ लिटिल एक्सटेंशन ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स. ओपीजी का एक्सरे सबने एक बार तो लाइफ में कराया होगा या देखा होगा. तो इट इज अ पैनोरामिक व्यू, साइट एंड साइज मालूम चलता है, कहाँ पे मैंडिबल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है. फिक्सिटी ऑफ ट्यूमर टू द मैंडिबल ये एक्सरे के अंदर भी मालूम चलेगा और आपको क्लिनिकल एग्जाम में मालूम चलेगा. लूजनिंग ऑफ टीथ इज अ साइन और इज द क्लिनिकल साइन एंड आल्सो विजिबल इन द ओपीजी. इंफीरियर एल्वेओलर नर्व का पैरेस्थीसिया ये क्लिनिकल साइन है, and bony irregularities भी clinical sign है and also visible in the OPG. So clinical examination findings है ना, उसी का technically extension है एक OPG. Provides information of mandibular invasion, mandibular height and dental anomalies, dental anatomy. Limitations क्या है? Midline of the mandible near symphysis is not adequately assessed in the OPG. Early invasion into the lingual cortex is also not assessed. Why? Because you need at least 30% of demineralization of the bone to happen for it to be visible as a lucency in the X-ray. तो ये एक ही पॉइंट है और ये मिडलाइन इतना अच्छे से नहीं दिखता. बाकी याद रखना क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में आपको जब डाउट होता है और आपके पास पेरिफेरी में कुछ और अवेलेबल नहीं है तो आप एक ओपीजी करा सकते हो. इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन. फिर जो अपन रूटीनली कराते हैं बक्कल म्यूकोजा में मैंडिबल देखने को, सीटी ओरल कैविटी. सो इनिशियल स्टैंडर्ड स्टडी फॉर असेसमेंट ऑफ लोकोरीजनल एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर, सीटी ओरल कैविटी एंड नेक में आपको नेक के नोड्स का मालूम चलता है, प्राइमरी का लोकेशन साइज मालूम चलता है एंड प्राइमरी का रिलेशन टू द एडजेसेंट बोन मालूम चलता है. एब्सेंस ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ मैंडिबल एडजेसेंट टू एबनॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू, ये पता नहीं क्या है मुझे, डेंटा स्कैन, आई हैव नो आइडिया.
एंड तीसरा है एमआरआई, व्हेन यू हैव टंग लीजन या यू हैव पैरामैंडिबुलर सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंशन या फिर उसको डेंटल इम्प्लांट्स हैं, आपको सीटी नहीं कराना, तो आप एमआरआई से जज कर सकते हो कि उसका कॉर्टेक्स, उसका मैरो इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, क्योंकि मैरो इज कंपोज्ड ऑफ वाटर कंटेंट, तो इट विल अपीयर व्हाइट ऑन एमआरआई, ऑन T1 एमआरआई वाटर अपीयर्स व्हाइट इन, ऐसा था ना WW1 या 2 था, मुझे याद नहीं है, ब्राइट ही आता है ना, वाटर इज व्हाइट ऑन T1। Fat is वर्ल्ड वॉर 2 था, वाटर अपीयर्स व्हाइट ऑन T2। ये क्या है, ये ब्राइट कैसा लिखा है? अच्छा, फैट की वजह से व्हाइट है, वॉट अच्छा वर्ल्ड वॉर 2 था, राइट, सॉरी, ठीक है। तो फैट अपीयर्स ब्राइट ऑन T1, सो व्हेन ट्यूमर रिप्लेसेस द फैट, हाइपोलूसेंसी ऑन द ब्लैक दिखता है। T1 के अंदर अगर ब्लैक दिखता है एल्वियोलर कैनाल, मतलब वहां पे ट्यूमर है, मतलब वहां पे इन्वॉल्वमेंट है मैरो का। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ एमआरआई इज, आपको ये नहीं दिखेगा ना, बोन का इन्वेजन ठीक से दिखेगा नहीं आपको, सॉफ्ट टिश्यू दिखेगा, मैरो दिखेगा, पर बीच में जो कॉर्टिकल बोन है वो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। तो इफ देयर इज पैरामैंडिबुलर सॉफ्ट टिश्यू अच्छा खासा है, तो आपको सेगमेंटल करना ही है, वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दिख रहा है, उसके लिए एमआरआई की जरूरत नहीं है। जब वो बहुत पास में है, लोअर जीबीएस के ऊपर है, लोअर जीबीएस के आसपास है, तो आपको अगर मैरो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा, पर टीथ लूजनिंग का भी हिस्ट्री नहीं है, पर आप सीटी करा नहीं सकते, देन यू आर इन अ फिक्स कि साला मैं पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग करूं या सेगमेंटल करूं या मार्जिनल करूं, बिकॉज लूजनिंग ऑफ टीथ वगैरह ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, आपको लोअर जीबीएस सल्कस थोड़ा सा पास में लग रहा है आपको, पर इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा, यू आर थिंकिंग शायद मेरे को मार्जिन मिल जाएगा, एमआरआई में मैरो का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, सीटी आप करा नहीं पा रहे हो फॉर एनी रीजन, तो व्हाट विल यू डू? तो आपके पास है इंट्राऑप, प्री ऑप इमेजिंग इक्विवोकल है, ऑन टेबल पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग करो, अच्छा खासा ब्लीडिंग दिख रहा है, मतलब अच्छा खासा पंक्टेड ब्लीडिंग दिख रहा है अगर पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग के बाद, या ट्यूमर का एक्सटेंशन नहीं दिख रहा, मार्जिन मालूम चल रहा है, तो you are okay to be doing a periosteal stripping or extending it to marginal mandible. Otherwise, go ahead with the segmental, don't take a chance. So you have 4 methods technically. एक OPG, which is just an extension of the clinical finding, एक CT, एक MRI, और लास्ट है ऑन टेबल। ठीक है, MRI का fails to detect cortical erosion, and ये ठीक है, टंग मूवमेंट का मोशन आर्टिफैक्ट तो ठीक है, ये बस लाइक आई सेड ना, वो जगह भरने को मैंने वो पिक्चर घुसाए हैं। तो ये मार्जिनल मैंडिबुलेक्टॉमी के टाइप्स हैं। ये अगर आरएमटी एरिया में आप मार्जिनल मैंडिबुलेक्टॉमी करते हो तो ऐसा रखता है, ठीक है। रैमस, ये अपना कोरोनॉइड प्रोसेस भी निकालना पड़ता है। ये बॉडी में मार्जिनल मैंडिबुल अपने को सबको पता है कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये तुम्हारा सिम्फाइसिस के टाइम पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मार्जिनल मैंडिबुल कट ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी लिटिल स्मूथ, बिकॉज यहाँ पे लोड बेरिंग एरिया आता है, देयरफॉर यहाँ पे फ्रैक्चर का चांस रहता है, ठीक है। तो मैंडिबुलर रिसेक्शन, व्हाट डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ रिसेक्शन? द प्रेजेंस एंड डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैंडिबल डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ रिसेक्शन, कैन बी मार्जिनल, सेगमेंटल, हेमी। मैंडिबुलोटॉमी क्या है? वी ऑल नो मैंडिबुलोटॉमी इज जस्ट टू gain access. Mandibulotomy is typically done at the level of the canine, ठीक है। It can be medial, it can be lateral, depending on the relation of the mental foramen. It can be midline, it can be paramidline. तो ये mandibulotomy है। Resection में आप, resection is not resection, this is just to gain access. Resection में क्या है? Marginal mandible. तो marginal mandible में indications क्या है? Oral cavity cancers present, प्री रिक्विजिट क्या है? मार्जिनल मैंडिबल करने के बाद जो रेजिडुअल आपका नेटिव मैंडिबल है उसका हाइट कम से कम 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, दिस वी ऑल नो। इंडिकेशंस क्या है? ओरल कैविटी कैंसर्स प्रेजेंट लेस देन 1 सेंटीमीटर मैंडिबल के पास में, सो फॉर द पर्पस ऑफ मार्जिन यू आर डूइंग अ मार्जिनल मैंडिबल। ट्यूमर्स अबटिंग द मैंडिबल बट नॉट रियली इन्वॉल्विंग द मैंडिबल, अगेन सेम कॉन्सेप्ट ये वाला। एंड periosteal invasion without involvement of the cortical bone we can also do marginal mandible, we don't need to do segmental. contraindications क्या है? जो आपके indications हैं segmental के, वही marginal के contraindications हैं। उसमें एक additional ये है, मतलब actually सब same ही है, जो marginal के contraindications are the indications for segmental, ठीक है। तो irradiated mandible, edentulous mandible,
इंफेरियर alveolar nerve canal का involvement, soft tissue disease abutting the mandible, and gross cortical or cancerous bone involvement. So you are in and edentulous mandible लिखा ना, हाँ. So these are the indications where you have to do a segmental and not a marginal. तो marginal के types क्या है? Horizontal, vertical, oblique. Oblique is आप alveolar rim. Horizontal is आप alveolar rim निकालते हो इतना खाली. Vertical is आप usually ये lingual plate निकालते हो mandible का. Oblique is both lingual plate and अपना horizontal is removed, and reverse is जो अपन ने ये बोला अभी neck के थ्रू आता है, तो आपको एक inverted mandibulectomy marginal करना पड़ता है. हाँ, important steps क्या थे? वो right angle पे नहीं होना चाहिए कट. RMT के पास हो तो जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा, ये RMT के पास था तो ऐसा कट आता है. ठीक है. हाँ, दूसरा ये था posteriorly. If marginal mandibulectomy done in the molar region, वहाँ पे height already कम रहती है, तो it is better to do a segmental resection and then place a prefibular graft in the case of posterior defects, molar regions. तो इसीलिए usually mental foramen के ज़्यादा posteriorly अपन नहीं जाते हैं. ठीक है ना? आपका mental foramen यहाँ पे था ना, ये मैंने कहीं पे तो डायग्राम था. अगर मेंटल हाँ सॉरी वो ये फोरामेन यहाँ पे रहता है ना, उसके पोस्टीरियरली इतने एरिया में ना थोड़ा हाइट कम रहता है मैंडिबल का. देखो यहाँ पे हाइट अच्छा खासा है, यहाँ पे हाइट कम रहता है. तो यूजुअली इतने एरिया में इन द रीजन ऑफ द मोलर्स marginal mandible is not preferred because it can lead to fracture because of decreased height of the residual mandible. So अगर यहाँ पे marginal करने की जरूरत पड़ रही है आपको horizontal marginal, then it is better to do a segmental and then do a prefibular. मुझे लगा पीछे वाला फोरामेन बोल रहे थे. नहीं आगे वाला मेंट. ओके. ठीक है, तो ये आपका आ गया. कहाँ गए अपने? हाँ, ये मार्जिनल हो गया. इम्पैक्ट ऑफ मैंडिबुलर इन्वेजन ऑन प्रोग्नोसिस. अगर आपको मार्जिनल और सेगमेंटल दोनों ही कर सकते हैं, मतलब इफ मार्जिनल कमिंग टू सेगमेंटल में अपन ने डेफिनेशन किया था फुल थिकनेस ऑफ मैंडिबल इज रिसेक्ट. इंडिकेशंस क्या है? जो मार्जिनल मैंडिबल के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. ठीक है, ग्रॉस इन्वेजन ऑफ द ओरल, मैसिव सॉफ्ट टिश्यू डिसीज, ट्यूमर हैज मेटास्टेसाइज्ड टू द मैंडिबल का ही डिसीज है, invasion of the canal और nerve involvement. अदर्स में इडेंटस इरेड, मतलब जो भी आपके मार्जिनल के कॉन्ट्राइंडिकेशन थे वो इसके इंडिकेशंस है. टाइप्स क्या है जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़े बॉयड के और ये अपने लेनीज और ये वही सब है. एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर, हेमी, एक्सटेंडेड हेमी, ये सब आप बॉयड याद रखोगे ना तो सब लिख सकते हो. जो बॉयड का मैंने डायग्राम बताया था ना, वो बेसिकली यहाँ पे आपको डाल देना है. नोट, इफ मैंडिबल इज नॉर्मल जस्ट एज कंटिन्यूटी ऑफ कमांडो कंपोजिट रिसेक्शन, मैंडिबल शुड नॉट बी रिसेक्टेड. हाँ, ये तो पता है अपने को, वी ऑलवेज डू अ वाइड एक्सिजन. हॉर्स शू रिसेक्शन क्या है? मार्जिबल मैंडिबुलेक्टोमी प्लस अपर एल्वियोलेक्टोमी और सीए बकल म्यूकोसा अप्रोचिंग बोथ द जिंजिवा. मतलब सेंटर का है जो दोनों तरफ जा रहा है, तो यू डू ये मेरे को नहीं समझा एक्चुअली हॉर्स शू रिसेक्शन, इसका मेरे को समझ में नहीं आया. डिसएडवांटेजेस, ठीक है. डिसएडवांटेज जो अपन ने देखा था सेगमेंटल का वही सब है. एंटीरियर आर्च लॉस है तो डूलिंग ऑफ सलाइवा रहता है, फ्लोर ऑफ माउथ का सपोर्ट जाता है, टंग का सपोर्ट जाता है, तो ट्रेकियोस्टोमी भी लगती है. एंटी गम डिफॉर्मिटीज, लॉस ऑफ टोटल मैंडिबल एंड रिसेक्शन ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्थेटिक एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटीज एंड function of speech, mastication, everything is compromised. ये वही सब है जो अपन ने पढ़ लिया अभी. Coming back to reconstruction. So now we have seen what sort of defects can be made, मतलब what are the types of classification for mandibular defects. Then we saw कि invasion कैसे होता है. Then we saw कि marginal और segmental कब करते हैं कब नहीं करते हैं. And then we come to reconstruct, and then we saw also कि उसको assess कैसे करते हैं कि किसकी जरूरत है. आप marginal से निकल जाओगे, कितना degree of invasion है उसका assess कैसे करते हैं वो भी देखा. Now comes the mandibular reconstruction.
तो रिकंस्ट्रक्शन में दो चीजें आएंगी, एक आएगा गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक आएगा टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो गोल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आपके पास 5 है। मैंडिबुलर कंटिन्यूटी रीएस्टैब्लिश करनी है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द कॉन्डाइल्स एंड नॉर्मल ऑक्लूसिव रिलेशनशिप भी आपको रीएस्टैब्लिश करना है, फंक्शनल पेरिओरल मस्कुलेचर स्फिंक्टर भी रीएस्टैब्लिश करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ टंग मोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ टंग वॉल्यूम, ये टेक्निकली मैंडिबल में नहीं आना चाहिए, ठीक है, एंड रिस्टोरेशन विद अ फंक्शनल डेंटल प्रोट्रूजन, प्रोस्थेसिस एंड प्रोट्रूजन। So you have functional goal, you have aesthetic goal, ये दो goals हैं आपके। Two main concerns in oral cavity with regards to mandible reconstruction. One, it's a contaminated field. जैसे अभी सौमिता ने बताया, we are dealing with hundreds of carcinogens daily. High risk of salivary leak रहता है post any head and neck extensive surgery. एंड यू ऑल्सो नीड टू गिव रेडिएशन। अगर आप मैंडिबल का इन्वॉल्वमेंट है और इतना आप कर रहे हो, T4A ट्यूमर है, तो टेक्निकली रेडिएशन के चांसेस बहुत हाई हैं, बहुत रेयर होगा कि आप रेडिएशन नहीं देने वाले। तो यू हैव टू, एंड रेडिएशन हैज टू स्टार्ट विद इन 6 to 8 वीक्स ऑफ सर्जरी। सो वो स्टार्ट भी करना है तो उसको आपको डिले भी नहीं करना। सो एनी रिकंस्ट्रक्शन दैट यू डू हैज टू पास दीज 3 टेस्ट्स। कंटामिनेटेड फील्ड के अंदर उसको रहना है, सलाइवरी लीक भी कॉन्स्टेंटली होने का चांस रहता है, एंड एडजुवेंट रेडिएशन प्लस माइनस कीमो भी उसको पेशेंट को लेने का है 2 महीने। तो हीलिंग पीरियड से आल्सो भी लेस। नोट क्या लिखा है, हेवीली इरेडिएटेड और डेंसली स्कार्ड रेसिपिएंट बेड रिक्वायर्स अ वेल वास्कुलराइज्ड टिश्यू फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर काफी स्कारिंग है या पहले उसको रेडिएशन मिल रखा है या रेडिएशन मिलने वाला है, तो टेक्निकली स्पीकिंग सॉफ्ट ये अपना स्किन ग्राफ्ट बोल दो या ए वास्कुलर ग्राफ्ट बोल दो, वो काम नहीं करेंगे, दे कैन एक्चुअली गेट मोर डैमेज्ड। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज सिनेरियोज, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैंडिबल कैन बी विद एन ए वास्कुलर ग्राफ्ट और अ वास्कुलर ग्राफ्ट। ए वास्कुलर अपन मैंडिबल है, इसमें पीएमएमसी मत लिखना। पीएमएमसी अगर लिखना है तो एक साइड नोट मार देना, but technically you are talking about mandible reconstruction. You are not talking about a mandibular hemimandible defect bone का with replacement। bone, bone with bone, हाँ, bone को both को bone से replace करना है। Yes, so we are talking about specifically bone with bone. तो avascular mandible substitutes क्या है? They will rely on neovascularization and creeping substitution. Vascularized, they will rely on the blood supply of the flap. Avascular ones are prone to infection and extrusion. Plate extrusion is seen up to 30% of cases. Vascularized ones are composite flaps, fibula, scapula, iliac crest and radius. तो techniques क्या है? Non-vascularized bone with or without soft tissue flap. Usually 5 cm, कहीं कहीं पे 3 cm लिखा है, तो I am not sure. Defects less than 5 cm in length in healthy surrounding soft tissue. ये देखो, ये सारे तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स थे ना ये इसके, एंड ये उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए देखो, डिफेक्ट्स इन लेंथ इन लेस देन 5 सेंटीमीटर। अभी नंबर 1 हेल्दी सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू, नंबर 2 नॉट टू बी ट्रीटेड विद पोस्ट ऑप आर्ट, नंबर 3 इन अ मेडिकली नॉट इन अ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। सो दीज 3 are if they are present, then only ideally for reconstruction you can use a non-vascularized graft. Types will be autologous or allogenic. Autologous is the one that is used. Anterior posterior iliac crest is the most common one that is used. दूसरा है आपका costochondral rib graft. ये हमने अभी 2-3 करे, they sit nicely, पर इसमें necrosis का थोड़ा रहता है प्रॉब्लम, बट हमने अभी रिसेंटली 2 या 3 करे, वो सब अच्छे से बैठे। So mainly used for मेरा वाला तो यार उतना अच्छा नहीं, मतलब हम लोग ने भी किया था एक, उसको तुम लोगों ने जोड़ा कैसे? प्लेट लगा के, स्क्रू लगा के, सॉरी। हमारी मैडम ने वो वायर लगा के जोड़ा था। नहीं, हमारे वालों ने, हमने दोनों सेंट्रल आर्च करे, तो उन्होंने पीएमएमसी के साथ ये सॉरी ऑस्टियोमायोक्यूटेनस बिठाया, पीएमएमसी विद 6th या 5th रिब लिया था उन्होंने, और बाद में वो होल ड्रिल करके उसके साथ उन्होंने बिठाया था। दोनों सेंट्रल आर्च अच्छा जोड़ा हमारा। अभी तक किसी की बैंड बजी तो नहीं है फिलहाल, ठीक है। सो देन यू कम टू, देख यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा है, ये गायत्री मैडम की नोट्स है और ये मेरे सीनियर ने जो मुझे नोट दी थी ना उसके अंदर है। तो ये सीनियर की नोट में 5 सेंटीमीटर लिखा है, गायत्री मैडम की नोट्स में
3 सेंटीमीटर लिखा है, अप टू 3 सेंटीमीटर, तो आई एम नॉट श्योर कहाँ पर है। ठीक है, देन यू कम टू वास्कुलराइज ग्राफ। तो ये नॉन वास्कुलराइज था, उसके आइडियल सिनेरियोज अपन ने देख लिए। देन वी कम टू वास्कुलराइज ग्राफ। तो ये है ना, देखो ये मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा ना उसमें ये वास्कुलराइज ग्राफ के, ये मेरे सीनियर की नोट्स में से ये 4 पेज है, 2 पेज है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। और गायत्री मैडम की नोट्स में उन्होंने ऐसे दिया है, उन्होंने सबका अलग अलग दिया है, तो वो डिपेंड करता है, मतलब दोनों पढ़ लेना, कैसे लिखना है वो क्वेश्चन के हिसाब से, या तुमको जो याद रहता है। मैंने गायत्री मैडम की नोट्स वाला मैं नहीं लिखने की सोच रहा, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, ऑल्दो अच्छा है, पॉइंट वाइज है, ये थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज है, पर ये मेरे को इजियर लग रहा है समझने में और याद करने में, तो मैं ये लिखने का सोचा, इसलिए मैंने दोनों डाल दिए नोट्स में, जो तुमको देखना हो। So you come to fibula osteocutaneous, supplied by peroneal artery and vena commitants. A bony bone of sufficient length up to 25 centimeter is available, ideally suited for reconstruction of the vertical ramus and mandibular arch in edentulous patients. Skin paddle जो है can be harvested on the basis of the septocutaneous perforators above the fibula, and the skin का paddle जो है आपका, that will determine the soft tissue defect that you are trying to reconstruct. Second is scapula, composite scapula. Till 10 to 12 centimeter of bone can be harvested from the lateral scapular border. ठीक है, based on the scapular venous arterial supply. Scapular and parascapular cutaneous flaps can also be harvested based on the circumflex scapular branches of the subscapular vessels. उसी के साथ आपको थोड़ा मसल भी चाहिए, तो एलडी और सेराटोस एंटीरियर मसल का भी पोर्शन आप ले सकते हो। एडवांटेज क्या है? नंबर एंड मोबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट्स रिलेटिव टू द बोन व्हिच आर सप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट वास्कुलर पेडिकल्स। तो आप बोन का पेडिकल और सॉफ्ट टिश्यू स्किन का पेडिकल अलग अलग है पूरा, तो इसीलिए आप ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू भी ले सकते हो। डोनर साइट का प्रॉब्लम नहीं होता स्कार का, ना ही डोनर साइट का मॉर्बिडिटी ज्यादा होता है। एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज व्हिच इज वेरी कॉमन इन द लेग आर्टरीज is less common in the scapular arteries. So this is a very nice advantage. मैंने कभी personally देखा नहीं है scapula का, but theoretically this seems like a nice advantage. Disadvantage क्या है? Bone quality and quantity is not as good as the fibula, and both the operating teams cannot function at the same time. ये एक disadvantage है। जैसे फिबुला का वो लोग चालू कर देते हैं जब तक अपन ऊपर का चालू करते हैं, और इसमें सेम टाइम पे नहीं हो सकता। थर्ड इज इलियाक क्रेस्ट। सप्लाई क्या है? डीप सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी एंड वेन। Stock of bone that can be harvested. The bone that you are harvesting is ideal for mandibular reconstruction. The skin overlying the crest is supplied by perforators that traverse the 3 muscle layers of the abdominal wall. Limitations क्या है? ये जो स्किन पैडल है ये थोड़ा सा बल्की हो जाता है फॉर यूज इन द ओरल कैविटी। नंबर 2 क्या है? स्किन हैज अ रिलेटिवली फिक्स्ड रिलेशनशिप। इलियाक क्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन रहता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली फिक्स होता है, क्योंकि एकदम सबक्यूर लेवल पर है ना बोन, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिस्टोर अ कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी ऑफ द स्किन सॉफ्ट टिश्यू प्लस बोन ऑफ द ओरल कैविटी। और एक डिसएडवांटेज क्या है? इलियाक क्रेस्ट के हार्वेस्ट के बाद गेट डिस्टर्बेंसेस हैपन प्रीटी अर्ली इन द रिकवरी पीरियड एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रल हर्निया। क्यों? क्योंकि जो स्किन का सप्लाई है वो तीनों मसल के थ्रू आता है, तो यू आर टेक्निकली क्रिएटिंग अ हाइड्रोजेनिक हर्निया स्पेस एंड पेडिकल का लेंथ पुअर है। तो ये तुम्हारा इलियाक क्रेस्ट का डिसएडवांटेज है। लास्ट कम्स द रेडियल फोरआर्म फ्लैप बेस्ड ऑन द रेडियल आर्टरी एंड सेफेलिक वेन। इसका जो स्किन सप्लाई है वो बहुत अच्छा है। सेंसेट प्लायबल स्किन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एज एन ऑस्टियोक्यूटेनस फ्लैप। बोन का लेंथ मिल जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर and approximately 40% of its circumference can be transferred with the skin. The pliable soft tissue component of this flap is ideal for use in in reconstructing the floor of the mouth, tongue and posterolateral pharyngeal wall defects. तो इसमें अल्ना ले रहे हैं क्या? क्या अल्ना ले रहे हैं क्या? रेडियल फोरआर्म में कौन सा बोन ले रहे हैं? रेडियल रेडियली बोन भी ले रहे हैं? बोन ले रहे हैं ना। हाँ।
ये तो ठीक कभी है, तो नहीं पुअर देखा बोन यार। क्वालिटी, पुअर कॉस्मेटिक रिजल्ट, sensation in the thumb can be altered due to superficial breach of the radial nerve and decreased function of the hand. ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है कि नहीं, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर नोट्स में इंक्लूड किया क्योंकि साथ में ही था, प्रोस्थोडोंटिक मैनेजमेंट ऑफ मैंडिबुलेक्टोमी डिफेक्ट। ठीक है, एक बार गायत्री मैडम के इसमें रेडियल में खाली एंटीरियर एस्पेक्ट लेते हैं, वोलर एस्पेक्ट बाकी छोड़ देते हैं। यू टेक पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये गायत्री मैडम के नोट्स हैं, उसमें भी उन्होंने सब सेम ही लिखा है, अच्छे से लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, तो आपको जो इजी लगे वो याद कर लेना। सेम है, रेडियल फोरआर्म, स्कैपुला फ्री फ्लैप, आइलिया क्रेस्ट फ्री फ्लैप एंड फिबुला फ्री फ्लैप। ठीक है, So the rationale is compared to HPV negative, HPV positive oropharyngeal were doing better. So this was studied under this landmark paper RTOG 0129. It not only said that the 3-year overall survival in HPV positive patients were better than negative, but also risk stratified the HPV positive patients into low, intermediate and high risk. So this paved way to many more studies which wanted to de-escalate treatment by keeping same oncological safety and better toxicity profile. So the low HPV positive patients were divided into 3 risk groups. Low, non-smokers with T1, T2, N1, N2A were called low risk. Intermediate were T3, N2, N3. High risk were smokers with T4 disease, smoking of more than 10 pack years. Some of the characteristics of HPV positive tumors are, they are seen in young population who are smokers. They have lesser T stage but higher N stage tick node characteristics. They respond better to treatment and they have a better overall survival as much as 93%. So they wanted to see if they can de-escalate the standard treatment protocol in these 4 areas. The standard treatment in HPV or oropharyngeal cancers are, it is predominantly concurrent definitive CTRT or surgery followed by adjuvant treatment. So which are the areas where they were wanting to consider to de-escalate the treatment? So here for concurrent CTRT, we use high dose cisplatin, that is 100 mg per meter square. Followed and radiation is 70 gray for 35 days, that is 7 weeks. This is standard treatment. If you're giving surgical option for T1, T2 tumors with N plus disease for like TORS with neck dissection, it should be followed by adjuvant therapy. They wanted to see that if in any of these risk categories, you can omit the adjuvant treatment. Why this was important? Because the surgical advantage of no delayed toxicity which is caused by RT was not being eliminated, because in any case you're using RT in the sequence after surgery. So they wanted to replace cetuximab with cisplatin. Cisplatin is associated with late toxicity like nephro, hearing loss, neurotoxicity, and RT late were associated with xerostomia and osteoradionecrosis. So they just wanted to see if you can replace cetuximab. That is one. With the RT dosing, they wanted to see if you can reduce the RT dosing from 70 to 60 and even decrease the duration of treatment from 7 weeks to 6. Seeing that accelerated RT duration, will it help in reducing the toxicity, still maintaining the oncological profile? One. In third, they wanted to use a weekly regimen instead of 3 weekly. And fourth, after surgery, they wanted to see if they could omit adjuvant in risk-adjusted adjuvant therapy. So coming to each of these 4 ways of de-escalation, which evidences support the new strategies and which we say against. So coming with replacing cisplatin with cetuximab. So they
this trial because RTOG0129 said HPV positive did better in their 3-year overall survival. So they went ahead with these 3 studies. That is in purple, that is 1, 2, 3. These are cetuximab replacement to cisplatin, but none of them gave a positive result. So they're all negative trials. They had poor oncological outcomes and there was no difference in toxicity. So in about 300 to 900 odd patients across all T stage groups and N, they compared RT cisplatin versus RT with cetuximab. So all these 3 trials, that is RTOG 1016, TROG 12.01 and De-escalate HPV were all negative trials and they did not support replacement of cisplatin with cetuximab. Then coming to weekly versus 3-weekly regimen. There is only one phase 3 trial by TMH group which compared weekly with 3-weekly. Here, instead of using the 40 mg per meter square dose, they use 30 mg per meter square dose in their weekly regimen, and that is why this was the criticism of this. Did not prove that weekly is superior to 3-weekly even in terms of toxicity. So this is also not encouraged. Coming to dose de-escalation. So the standard 70 in 7 weeks, they were trying to use various combination in terms of dose and in terms of duration. So there are these trials, that is NRG HN002, NRG HN005 and Pathos, which is the ongoing trial. They have different arms with different doses, 70 gray, 60 gray, 70 gray with 6 weeks, 60 gray with 6 weeks, and concurrent same dose of high dose cisplatin and one more arm with nivolumab. So the inclusion of immunotherapy was also included in this Pathos trial. Here, they did not find any extra benefit of de-escalation, especially in the low or the intermediate, whereas the high risk group did bad. So it is found that in off-protocol treatment, when you're trying to use any of these modification, it is really not recommended. So dose de-escalation is also not recommended, but Pathos trial, it is still ongoing. So the major criticism why this study could not yield better, they say it is still in phase 2 and plus standard treatment is not chosen. So in any of the arm, 70 gray in 7 weeks is not used. So they have used 70 gray in 6 weeks. So accelerated RT fractionation was used. So that is one of the criticism. Then coming to surgical trial. So surgeries. So here TORS followed by adjuvant RT. So according to low, intermediate and high risk. In low, they are saying eliminate any form of adjuvant therapy. In intermediate, they say use RT, but you can eliminate chemo. In high, both CT-RT. So in HPV positive patients who are low risk, that is T1, T2, N1, N2A, non-smokers, you can omit giving adjuvant CT-RT. And this was seen in ECOG-ACRIN trial where especially for this low risk population, there is a role for de-escalation by omitting CT-RT in the adjuvant setting. So this was the only positive trial, and they wanted to see if there is any. They wanted to compare surgical morbidity, mortality versus CT-RT's long-term toxicity, and that was compared in Orator trial, where they were principally concentrating on quality of life. Here they found TORS with adjuvant did not have any superior benefit to definitive CT-RT because you are anyway using RT. So there are ongoing trials which are, this is EORTC 1420, which is an open label phase 3 prospective trial, which is not just to see the circle advantage, but also to see the toxicity profile
and quality of life with respect to swallowing. That is also taken into consideration, and it is ongoing. There is incorporation of immunotherapy in oropharynx as a part of de-escalation trial, but none of it is in. There is no results that are out. It is still in the trial basis. So to conclude here, it is not just one blanket treatment for all HPV positive oropharynx. It is risk-directed de-escalation, and we need properly designed trials, more of RCTs and phase 3s. So HPV oropharynx is treated same as HPV negative oropharynx, where the standard of care, depending on the stage, it is definitive CTRT or TORS with adjuvant treatment.